झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को लेकर बात चाहे जो भी हो, लेकिन बात हो जरूर रही है और होनी भी चाहिए। भाषा आंदोलन के गर्भ से राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ है, लेकिन राजनीति में सफलता का एक ही पैमाना है और वो है चुनाव जीतना। आपके भाषण, आपकी परिपक्वता और आपका आवरण यदि आपको चुनाव जिताने में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इस लिहाज से 2024 का लोकसभा चुनाव जयराम महतो और उनकी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भविष्य और उसकी दिशा तय करने वाला होगा। यहीं से तय होगा कि राज्य के युवाओं का एक हिस्सा जिन नए युवा चेहरों में अपना राजनीतिक विकल्प तलाश रहा है, वे राज्य की निर्णायक भूमिका में आ पाएंगे या नहीं। यहीं से तय होगा कि राज्य की राजनीति को नई दिशा देने की बात करने वाले युवाओं की अपनी राजनीति किस दिशा में जाएगी और यहीं से तय होगा कि राजनीति में उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी या खत्म हो जाएगी। तो क्यों ना हम आपको जेएलकेएम की सभी सीटों का सिलसिलेवार आकलन कर बताएं कि किस लोकसभा सीट पर जयराम के साथी कितने प्रभावी हैं और कितने जीतने की संभावना उनकी बन रही है और किन पर वे मजबूती के साथ खड़े हो चुके हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि जिन सीटों पर जेएलकेएम के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं वहां कौन से मुद्दे प्रभावी हैं और किस तरह का नैरेटिव काम कर सकता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं झारखंड की नवोदित पार्टी का भविष्य तय करने वाली सीटों का सिलसिलेवार विश्लेषण बिना किसी पूर्वाग्रह और अतिशयोक्ति की। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अब तक 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं। इन सीटों के नाम हैं गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, रांची और सिंहभूम। धनबाद में भी पार्टी अपने प्रत्याशी उतार सकती है, इसकी भी संभावना अधिक है। बहरहाल बगैर एक सेकंड का भी समय गवाए सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं गिरिडीह संसदीय सीट की, जो युवा नेता टाइगर जयराम महतो के कारण बीते कई महीनों से चर्चा के केंद्र में बनी हुई है। गिरिडीह से पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो खुद ही यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ 2 बड़े नाम हैं, आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी जो गिरिडीह से वर्तमान सांसद हैं और जिन्हें एनडीए ने गिरिडीह सीट के लिए दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि दूसरा नाम है झामुमो के घाघ नेता व वर्तमान विधायक मथुरा महतो का। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गिरिडीह पर तीनों प्रत्याशी महतो यानी कुड़मी जाति से हैं। यहां से महतो जाति के उम्मीदवारों के जीतने का इतिहास रहा है, इसलिए सभी पार्टियां यहां से महतो जाति के उम्मीदवार को ही टिकट देना चाहती है। इस सीट पर महतो जाति के वोटरों की संख्या 16% के आसपास है। इसके अलावा आदिवासी और मुस्लिम आबादी भी निर्णायक भूमिका में होते हैं। 3 महतो प्रत्याशियों में एक 2 बार के सांसद रहे हैं और दूसरे प्रत्याशी कई बार के विधायक और मंत्री। केवल जयराम ही हैं जो राजनीति में उम्र के लिहाज से दोनों ही प्रत्याशियों से छोटे हैं और नए भी अनुभव के आधार पर। ऐसे में जयराम किस तरह का राजनीतिक रास्ता अपनाएंगे, यह वाकई एक बड़ा सवाल है। गिरिडीह के सुदूर गांव में उनकी बैठकें दिन रात चल रही हैं। वे बाइक पर सवार होकर हर दिन गांव-गांव घूम रहे हैं, जनसंपर्क साध रहे हैं। उनके पास बड़ी पार्टियों की तरह धनबल तो नहीं है, लेकिन सीमित संसाधनों के द्वारा ही अपना प्रचार प्रसार का रथ आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे अहम बात यही है कि उनके समर्थक बिना किसी स्वार्थ के उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि जयराम सोशल मीडिया पर अच्छे खासे नहीं बल्कि बहुत अच्छे ढंग से चर्चा में हैं। हालांकि सोशल मीडिया में विजिबिलिटी जीत का आधार तो बिल्कुल नहीं होती, लेकिन माहौल जरूर बन जाता है। कुल मिलाकर इस बात से इनकार तो कतई नहीं किया जा सकता कि जयराम गिरिडीह सीट पर अच्छे खासे प्रभावी रहेंगे। कितना वोट लेकर आएंगे वह अभी कह पाना बहुत ही मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि सियासी कहानियां के हवाले से एक सर्वे इस वीडियो के तहत भी हो जाए। आप दर्शक अगर गिरिडीह संसदीय सीट के रहवासी हैं तो आप कमेंट में हमें लिखकर बताएं कि क्या वाकई नए नवेले आंदोलनकर्ता नेता जयराम गिरिडीह सीट पर अपनी पार्टी का झंडा गाड़ने जा रहे हैं या फिर इस बार सियासी समीकरण उनके खिलाफ जा रहा है। ये आपको कमेंट करके बताना है
इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। अब आगे बढ़ते हैं, गिरिडीह से हजारीबाग आते हैं। हजारीबाग में जेएलकेएम की तरफ से मैदान में हैं संजय मेहता। संजय मेहता हमारी बिरादरी के हैं, यानी पत्रकार रह चुके हैं, राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहे हैं। रोजगार की मांग को लेकर अक्सर उन्हें आंदोलनों में देखा जाता रहा है। वे तीर्थनाथ आकाश के भी साथी रहे हैं और बाद में जब जयराम ने संगठन बनाया तो उन्होंने उनका साथ भी देने का वादा किया, और चूंकि वादे के पक्के हैं तो वादा फिलहाल निभा भी रहे हैं। जेएलकेएम की तरफ से उन्हें हजारीबाग जैसे चर्चित सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। हजारीबाग में भाजपा की तरफ से मनीष जायसवाल हैं, जो कई सालों से सक्रिय राजनीति में हैं, विधायक रहे हैं और विधानसभा में भाजपा के मजबूत चेहरे के तौर पर उनकी पहचान बनी हुई है। कांग्रेस की तरफ से जेपी पटेल हैं। आप जानते हैं कि जेपी पटेल भाजपा से कांग्रेस में नए आए हैं और कद्दावर तो नहीं पर मंझे हुए नेता की छवि उनकी है। सवाल है कि संजय मेहता इन दोनों दिग्गज नेताओं के बीच अपने को कैसे स्थापित कर पाएंगे। वे समझते हैं कि जनसंपर्क ही इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। वे लगातार गांव-गांव में जाकर संपर्क साध रहे हैं, राजनीति में विकल्प की बात कर रहे हैं, युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं। इसके अलावा युवा रोजगार के मुद्दे को भुनाकर वे लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि एक बार, बस एक बार उन्हें और उनकी पार्टी को मौका देकर देखें। हजारीबाग की 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा के विधायक हैं, और यहां से वर्तमान सांसद भी भाजपा के ही हैं, वही सांसद जयंत सिन्हा जी, जिनका पार्टी ने इस बार धीरे से काट लिया है टिकट। लेकिन संजय मेहता के लिहाज से अच्छी बात यह है कि यहां महतो जाति की संख्या 16% के आसपास है। यदि वे जेपी पटेल के रहते हुए भी महतो जाति के मतदाताओं को खींचने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनका प्रभाव लोकसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन वे जीत पाएंगे, इस बात पर विमर्श बरकरार ही रहेगा। गिरिडीह और हजारीबाग के बीच आइए अब आते हैं कोडरमा लोकसभा सीट, जहां से जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं मनोज कुमार यादव। हमने पहले भी बताया था कि मनोज यादव को मैदान में उतारकर जयराम ने स्पष्ट संकेत दे दिया है, संदेश दिया है कि उनकी पार्टी सिर्फ महतो जाति की नहीं है। कोडरमा में महतो 11% और यादव 10% के आसपास हैं। इस लिहाज से दोनों जातियों के मत को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इस बात को प्रमुखता से बताना चाहता हूं कि कोडरमा में अन्नपूर्णा देवी यादवों की बड़ी नेता पहले से मौजूद है। वे राजद से भाजपा में आई हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने बाबूलाल मरांडी जैसे शख्सियत को लगभग 4.5 लाख वोट के अंतर से हराया था। 4.5 लाख का वोट का अंतर, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री का हारना, कोई आम बात नहीं। ऐसे में अब बिल्कुल कहा जाना चाहिए कि अन्नपूर्णा देवी को टक्कर देने के लिए मनोज यादव को किसी चमत्कार की जरूरत पड़ेगी। इधर माले की तरफ से यहां कद्दावर नेता विनोद सिंह खड़े हैं। वे बगोदर से विधायक हैं, खूब पढ़े लिखे हैं और मजदूरों, पिछड़ों, दलितों आदि में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। देखा जाना चाहिए कि मनोज यादव खुद को स्थापित करने के लिए किस तरह की रणनीति अख्तियार करते हैं। अगली महत्वपूर्ण सीट है राजधानी रांची, जहां से पार्टी ने देवेंद्र नाथ महतो को टिकट दिया है। इस नाम से भी आप भली भांति परिचित होंगे। देवेंद्र नाथ महतो रांची में छात्रों के मुद्दे को लेकर अक्सर सड़कों पर दिखते हैं। जेपीएससी, जेएसएससी या किसी भी अन्य परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी या रोजगार के मसलों पर उन्होंने कई बार धरना देकर हाल के वर्षों में खूब सुर्खियां बटोरी। देवेंद्र महतो जाति से आते हैं और इस लिहाज से रांची में महतो जाति की बहुलता उनको फायदा पहुंचा सकती है। पर सवाल वही है कि यह फायदा आखिर कितना। लेकिन बात वही पुरानी कि सामने जो प्रत्याशी है उनका जनाधार कितना है। संजय सेठ और रामटल चौधरी की लड़ाई में तीसरा ऑप्शन की तरफ मतदाता जाना चाहेंगे या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। यूं तो रांची में हर महीने कोई ना कोई छात्र आंदोलन होता रहता है, चूंकि राजधानी है, लेकिन वे सभी रांची के वोटर नहीं हैं और जो हैं वो इतने प्रभावित तो नहीं ही हैं कि किसी प्रत्याशी को जिताने में सक्षम हो सके। हालांकि देवेंद्र नाथ महतो ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में वे खुद को मजबूती से स्थापित कर सकें। अब चलिए बढ़ते हैं चतरा। चतरा से जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं दीपक कुमार गुप्ता। दीपक के बारे में जानकारी मिली है कि वे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और झारखंड युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं। उनका जन्म चतरा में हुआ है, यानी वे स्थानीय हैं और वे कई सालों से चतरा में ही लोगों के बीच काम करते आ रहे हैं। कोरोना काल में उनकी समाज सेवा की चर्चाएं तब राज्य में सुर्खियां बटोरी थी। चतरा से भाजपा की तरफ से कालीचरण सिंह मैदान में हैं, घाघ नेता हैं, कट्टर नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं
और गठबंधन में यह सीट संभवतः राजद के पास जाएगी। हालांकि राजद ने अभी तक कोई एक नाम तय नहीं किया है। चतरा में मुस्लिम, सिंह, यादव और भुइयां जाति प्रभावी है। ऐसे में राजद और भाजपा दोनों की प्रत्याशी की मजबूत स्थिति यहां रहेगी। चतरा से फिलहाल राजद की तरफ से सत्यानंद भोक्ता चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इधर अगर जेएलकेएम की बात की जाए तो दीपक कुमार गुप्ता के पास जातीय समीकरण से कोई ऐसा फायदा नजर नहीं आता। ऐसे में दीपक किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे, यह सवाल भी अहम है। दीपक कुमार गुप्ता के अभी तक कोई भाषण, कोई इंटरव्यू या बयान बहुत चर्चित नहीं हो सका है, इसलिए उनकी वैचारिक स्थिति या उनकी राजनीतिक धुरी का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। इस सीट पर जेएलकेएम की स्थिति को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल तक तो कतई नहीं कहा जा सकता। अंतिम सीट पर चलते हैं, जिस पर प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, वह है सिंहभूम। स्वाभाविक तौर पर यहां से जेएलकेएम ने आदिवासी समुदाय के युवा नेता दामोदर हांसदा को मैदान में उतारा है। दामोदर हांसदा को लेकर अब तक कोई ठोस जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन बताया गया कि वे अपने क्षेत्र में युवाओं के मुद्दे को लेकर काफी सक्रिय हैं। लेकिन इस बात को साफ साफ कह दिया जाना चाहिए कि सिंहभूम में गीता कोड़ा और झामुमो की मजबूत पकड़ के बीच दामोदर हांसदा का चुनाव जीतना काफी मुश्किल लग रहा है। कितना प्रभाव रहेगा, कितने वोट मिल जाएंगे या सिर्फ वे डेंट लगाने की स्थिति में होंगे, यह भी कहा नहीं जा सकता है। तो ये था उन सीटों का आकलन जिन पर जेएलकेएम ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। आगे जिन सीटों पर घोषणा होगी, हम उनका भी सिरे से आकलन करेंगे। कुल मिलाकर कहें तो सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर पार्टी के सबसे निर्णायक चेहरे जयराम महतो खुद खड़े हुए हैं और पूरी संभावना है कि उनका प्रभाव गिरिडीह में देखने को जरूर मिलेगा। इसके अलावा हजारीबाग सीट पर भी पार्टी मजबूती हासिल कर सकती है, लेकिन अन्य सीटों पर लड़ाई भारी चुनौतियों से भरा हुआ है। तो आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ साथ मेरे सुधी दर्शकों, कई लोग कहेंगे कि आप जेएलकेएम पर बस इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आपको फुटेज खाना है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप जानते हैं कि झारखंड में जब एक नई पार्टी उभरी है, वो भी आंदोलन के गर्भ से उभरी है, लेकिन उस पर मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम बात होती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि ऐसे पार्टियों पर विस्तार पूर्वक आप तमाम दर्शकों के समक्ष बात हो सके। बात इस बात पर हो कि वे किन मुद्दों के साथ इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं और झारखंड की जनता यह बखूबी जानती है कि जेएलकेएम के पास बहुत संसाधन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन लड़कों का हौसला इतना है कि वे बगैर संसाधन के आपके आशीर्वाद के तहत आपके बीच जा रहे हैं। द फोर्थ पिलर किसी पार्टी या किसी कैंडिडेट का समर्थन नहीं करता। बस हम तो ये चाहते हैं कि अगर कोई नई नवेली पार्टी झारखंडियत की बात करती है तो उसके बारे में आप तमाम दर्शकों को उसके बारे में जानना चाहिए। अब उनका दर्शन, उनके विचार, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है, कितनी है, ये सब भविष्य के फिलहाल गर्भ में है। वो सब एक न एक दिन पता तो चल ही जाना है। मेरे दर्शकों, आखिर में जाते जाते आपका द फोर्थ पिलर का यह झारखंडी पत्रकार आपसे बस इतना कहना चाहता है कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं। सियासी तापमान बन चुका है और झारखंड में द फोर्थ पिलर की टीम कल से आपको ग्राउंड पर नजर आएगी। द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा की शुरुआत हो रही है और झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर द फोर्थ पिलर की टीम पहुंचने जा रही है। कल से हमारी मौजूदगी झारखंड के लोकसभा सीटों पर है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के तहत यह बताना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि द फोर्थ पिलर की टीम को सबसे पहले किस लोकसभा सीट पर आना चाहिए, किस लोकसभा सीट पर विवेचना करनी चाहिए, वहां की सियासी कहानी बतानी चाहिए और आपसे हमें कहां मिलना चाहिए। आप सब कुछ, यानी कि किस लोकसभा सीट पर कहां मिलना होगा, कैसे मिलना होगा, ये तमाम जानकारी आप हमें द फोर्थ पिलर के यूट्यूब, फेसबुक के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। शुक्रिया।